दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ में बीमार होने के बाद भी मुझे ही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। इतने बुखार में भी अगर मैंने खाना बनाया है तो इसका मतलब है कि मैं आपका और आपके परिवार का ख्याल रखती हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत ग्रेटेड लेते हो, यही बात मुझे बहुत बुरी लगती है। रेवती ने उखड़ी हुई सांसों से कहा, क्योंकि उसे खांसी आ रही थी और तबीयत खराब होने के बावजूद बहुत देर से खड़ी होकर खाना बना रही थी। इस वजह से उसे काफी कमजोरी भी लग रही थी। तुम्हें मेरे लिए खाना बनाने की कोई जरूरत है? मैं तो कुछ बाहर जाकर खा लेता। वो तुम्हारी लाडली बेटी तो अभी सिर्फ दूध पीती है। रही बात माँ की तो वह खाती ही कितना है। और जहाँ तक खाना बनाने का सवाल है, वह अपना खाना खुद बना सकती हैं। राजेश ने चिढ़कर कहा। राजेश की बेहोश आवाज सुनकर रेवती की आंखों में आंसू आ गए। वह इस घर में शुरू से देखती आ रही थी कि उससे कसकर काम लिया जाता था और उसके काम को कोई तवज्जो भी नहीं दी जाती थी। शादी के बाद हनीमून के दौरान ही उसे राजेश की मानसिकता का पता चल गया था कि उसके लिए पत्नी का काम करना ग्रेटेड था और अगर वह खाना नहीं बनाएगी, घर के बाकी काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी। राजेश के मन में कई गहरे ये धारणा बैठी हुई थी कि रसोई का काम करना, खाना बनाना, ये सब औरतों का काम होता है, विशेषकर पत्नियों का काम होता। और राजेश की इसी सोच की वजह से शायद रेवती कितनी बीमारी क्यों ना हो, उसी को उठकर खाना बनाना पड़ता था और ये यथासंभव घर के बाकी काम करने पड़ते थे। इधर 3 दिन से रेवती की तबीयत बहुत खराब थी। राजेश ने इतनी मेहरबानी जरूर की थी कि उसे डॉक्टर से दिखा लाया था, पर उसके बाद उसकी तीमारदारी से जैसे उसका कोई सरोकारी नहीं था। सांस तारा देवी से उम्मीद करना ही बेकार था। सो थक हार के कैसे भी रेवती ही खाना बना रही थी। आज रविवार का दिन था, सो राजेश भी घर में था और सुबह से टीवी देख रहा था और 20-20 रेवती से मैं चाय की फरमाइश भी कर रहा था। उसकी सहानुभूति अपनी बीमार पत्नी से बिल्कुल नहीं थी। रेवती को राजेश की कठोरता देखते समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुझसे बार बार चाय की फरमाइश करे, जबकि मेरा शरीर बुखार से तप रहा, पूरा शरीर एकदम जवाब दे रहा है। कदाचित राजेश को अपनी पत्नी के दुख का अंदाजा नहीं था। रेवती जब कभी घर के काम की अधिकता से परेशान होकर राजेश को घर के काम में हाथ बटाने को कहती तो पीछे से सांस दहाड़ने लगती कि ये भी खूब कई बहू, अब तुम मेरे अफसर बेटे से घर का काम कराओ, जोरों का गुलाम बनाओ, इसके अलावा मुझ बुढ़िया को भी बना दे नौकरानी। उसके बाद सास तारा देवी का रोना धोना चालू हो जाता था। लिहाजा रेवती को सुबह जाना पड़ता था। जब राजेश कहता है कि रेवती तुमसे नहीं होता है तो छोड़ दो, लेकिन रेवती को पता था कि वह छोड़ देगी तो कोई करने वाला नहीं है। और अब तो छोटी सी बेटी के जन्म के बाद और भी ताने सुनने को मिलने लग जाते थे कि पिंकी तो सिर्फ दूध पीती है, तो उसके लिए तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं, तो अपने लिए कुछ बना लो, माँ तो खुद बना सकती हैं और मैं बाहर खा लूँगा। जबकि रेवती को अच्छे से पता था कि माँ जी बड़ी मुश्किल से कभी कभी रसोई में दूध गर्म कर लेती हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करती। रही बात राजेश की, वह बाहर खाता जरूर है लेकिन फिर भी घर आकर खाना खाता। कई बार रात में जब उसका फ्लाइट से वापस आना होता है तो फ्लाइट में खाना खाने के बावजूद घर आते ही
रेवती से भी कुछ ना कुछ बनवा कर खाता था। अब धीरे धीरे राजेश रेवती से कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखने लगा था और अब रेवती को समझ आने लगा था कि उसे क्या करना है। इतना तो रेवती समझ गई थी कि राजेश का इम्यून सिस्टम अच्छा, वह अपना ख्याल भी अच्छी तरह नहीं रखता, इसलिए कभी बीमार नहीं पड़ता, इसलिए उसे बुखार और हरारत का उतना अंदाजा नहीं है। इधर माजी का भी खान पान अच्छा है, वह स्वार्थी भी है और आलसी भी, सो वह रेवती की बनिस्बत समझती रहती हैं। बहुत ज्यादा काम करने की वजह से रेवती जब तक बीमार पड़ती, जब अपनी बिटिया को दूध पिला रही होती तो सास ताना देते हुए कहती, देखो बहू तुम अपने बच्चे का कितना ध्यान रखती हो, मैं भी राजेश का ऐसा ही ध्यान रखती थी जब वह छोटा था। आज तुम उससे बर्तन धुलवाने और खाना बनाने की उम्मीद करती हो। सास अक्सर ताना देकर हैं कि हमारी बहू तो शुरू से कामचोर और कमजोर है, और राजेश तो ऐसे दिखाता था कि तुम फालतू काम करती रहती हो, इतना पानी में सब करती हो और ठीक से तुम खाना नहीं खाती, इसलिए तुम बीमार रहती हो। ये कहकर दोनों छुट्टी पा लेते थे। कुल मिलाकर रेवती की स्थिति ये थी कि यमराज भी आकर खड़े हो जाते थे। रेवती को उनसे भी परमिशन लेकर बोलना पड़ता कि मैं खाना बना कर आती हूँ। रेवती ने जो कह दिया कि मैं अगर मर भी जाऊंगी तो भी आप लोग मुझसे खाना बनवा कर खाओगे, और ये बात राजेश को शुभ गई और कहीं ना कहीं उसके मन में दुख हुआ। उसने कहा कि अब से मैं तुम्हें ऐसा कभी न कहूँगा, तुम जाकर आराम करो, आज मैं और माँ मिलकर खाना बनाते हैं। रेवती आज बहुत खुश थी, उसने अपने लिए आवाज उठाई थी। अब धीरे धीरे स्थिति बदल रही थी एकदम से। राजेश और तारा देवी के व्यवहार में कोई रातों रात चमत्कार नहीं हुआ था, पर अब रेवती ने ना बोलना सीख लिया था और बाकी सारे कामों के ऊपर खुद के स्वास्थ्य को परिचय देने लगी थी। तो राजेश आकर भी कुछ बोल नहीं पाता था, क्योंकि घर अब पहले से सुचारू रूप से चलने लगा था। तारा देवी को पसंद नहीं था कि कोई खाना बनाने वाली रखी जाए, तो रेवती खाना तो खुद बनाती पर काम वाली से सब्जियां कटवा कर पहले ही रखवा लेती थी। अक्सर रेवती रात को सबके खाते वक्त फुलके बनाती थी, पर उस वक्त अगर बेटी जाग रही होती तो उसे बहुत मुश्किल होती थी। इसलिए शाम 7 बजे के आसपास जब माजी अपने रोज वाले टीवी सीरियल देख रही होती, जब बेटी को उनकी गोद में थमाकर खाना बना लेती, फुलके भी तभी बनाकर कैसरोल में रख दिया करती थी। इससे रेवती का समय भी बचता और वह राजेश और तारा देवी के साथ ही बैठकर खाना खा लेती थी, वरना तो उसी रात में खाना खाते किशन समेटते हुए काफी रात हो जाती थी। और ऊपर से गई रात तक अगर बेटी जाग जाती तब तो रेवती का रत जगा ही हो जाता था। पहले जब थके हुए शरीर से अगली सुबह उठती थी तो दिन भर अलसाई सी रहती थी, पर अब रेवती थोड़ी देर से उठती। इससे कुछ दिनों तक तो माजी ताना देती रही कि हमारी बहू महारानी है भाई, इतनी देर से उठती हैं कि सुबह नाश्ते के समय हमेशा ही मिलती हैं। तो इसके जवाब में रेवती कहती, माँ जी बेटी रात में कई बार उठती हैं, इससे मेरी नींद पूरी नहीं होती और अगर मैं सोऊंगी नहीं तो काम करके बीमार पड़ जाऊंगी। आप थोड़ी मेरी मदद कीजिए, ना कि सुबह की चाय बना लिया कीजिए। सुनकर तारा देवी को अच्छा नहीं लगा। कुछ दिन बड़बड़ाई भी, पर अब रेवती थोड़ी ढीठ हो गई थी, सो अपने तानों का उस पर कोई असर ना होता देखकर तारा देवी सुबह की चाय खुद बनाने लगी थी। हाँ, वो ने राजेश और फोन पर अपनी बेटियों से, यहाँ तक कि अपनी सत्संग मंडली में भी अपनी बहू के बदले हुए व्यवहार और बातों की चर्चा की, तो वो लोग रेवती के खिलाफ कुछ ज्यादा
नहीं बोल पाई क्योंकि रेवती का तर्क एकदम सटीक था। रही बात राजेश की, तो वह भी रेवती के बदले में व्यवहार के साथ एडजस्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक और मजेदार बात होने लगी 3 दिनों वो ये है कि अब अगर कभी रेवती बीमार पड़ती या खाना बनाने में असमर्थता जताती और राजेश कहता कि अपना खाना बाहर खा लूंगा या कुछ ऑर्डर कर लूंगा, तब रेवती सुरती बोलती, आप सही कह रहे राजेश, कृपया मेरे लिए भी खाना मंगवा दीजिए और माँ जी से भी पूछ लीजिए कि वह क्या खाएगी, फिर तीनों की पसंद का खाना ऑर्डर कर दीजिए। ये सुनकर राजेश सब चुप लगा जाता था और रेवती मन ही मन मुस्कुराने लगती थी कि आखिर घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है।